बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज हम इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। स्कीम ऑफ लेक्चर कुछ यूँ होगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन के बाद हम ड्राइव करेंगे सम इक्विवेलेंट फार्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे और इसके दौरान हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने की, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक पोटेंशियल सोर्स है बैटरी, इस तरह से है। ये एक बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज यहाँ से एनर्जी गेन करता है, चार्ज Q यहाँ से एनर्जी गेन करता है और फिर यहाँ से ये करंट I फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है और एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करता है और एनर्जी कंज्यूम करने के बाद चार्ज वापस आता है यहाँ सेल के अंदर और फिर यहाँ से दोबारा एनर्जी गेन करता है और फिर मूव करता है इस तरफ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर फिर एनर्जी कंज्यूम होती है और वापस दोबारा सेल के अंदर आ जाता है। तो सेल क्या करता है, सिर्फ चार्ज को एनर्जी देकर रवाना कर देता है और रेजिस्टेंस के अंदर वो एनर्जी बर्बाद होती है, वहाँ पे कंज्यूम होती है, डेसिपेट होती है और उसके बाद चार्ज एनर्जी से खाली होकर वापस सेल के अंदर आ जाता है। तो सेल क्या करता है, सेल चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है और रेजिस्टेंस क्या करता है, ना चार्ज से एनर्जी छीन लेता है, खींच लेता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि एक तो ये है कि चार्ज यहाँ पे ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ चार्ज की एनर्जी जो है यहाँ से एनर्जी मिल रही है और यहाँ पे कंज्यूम हो रही है और इस तरह से ये साइकिल चल रहा है। तो सेल चार्ज को सिर्फ घुमा रहा है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, जहन में रखने वाली है, हमेशा रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी डेसिपेट होती है, यानी एनर्जी कंज्यूम होती है। रेजिस्टेंस में से जब भी चार्ज गुजरेगा तो एनर्जी वहाँ खर्च करेगा, एनर्जी वहाँ उसकी डेसिपेट होगी, कंज्यूम होगी। जबकि सेल में एनर्जी कुछ कंडीशंस में सेल में एनर्जी गेन होती है। चार्ज सेल के अंदर आता है तो एनर्जी गेन कर लेता है, जब चार्ज एनर्जी से सेल से यहाँ पे इससे गुजरते हुए एनर्जी गेन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी भी है कि जहाँ पे चार्ज एक सेल के अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तो वो सूरत इस तरह से है कि जब एक रिचार्जेबल सेल हो, उसको हमने किसी दूसरी बैटरी के साथ अगर चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक और बैटरी हमने लगाई हुई है और इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं इस बैटरी के साथ, तो ये बैटरी एज ए लोड एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट होगी, कंज्यूम होगी। तो ये सारी एनर्जी जो चार्ज यहाँ से गेन करेगा यहाँ पे कंज्यूम होगी और फिर वो वापस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर एनर्जी लेकर इस बैटरी के अंदर कंज्यूम करेगा। लेकिन बैटरी का तो हो सकता है कि बैटरी के अंदर चार्ज एनर्जी डेसिपेट कर रहा हो या चार्ज एनर्जी वहाँ से गेन कर रहा हो, लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा चार्ज एनर्जी डेसिपेट ही करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है, EMF, तो हम चलें उसको V से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वर्क किसके ऊपर होता है, एनर्जी किसको मिलती है, चार्ज को। ये है चार्ज Q, जाउल्स पर कूलम, यानी यहाँ पे चार्ज के ऊपर वर्क होता है। वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है, वो हीट एनर्जी, किसी भी फॉर्म में
नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो चार्ज को यहाँ से मिलेगी, और चार्ज वो एनर्जी गेन करके यहाँ से भाग जाएगा। तो क्या होगा, वर्क होगा चार्ज के ऊपर। यही सूरत हाल यहाँ पे किस तरह से होगी कि ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो अब ये चार्ज इस पोजीशन में है कि ये वर्क करेगा, क्योंकि अब इसके पास एनर्जी है और ये रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी खर्च करेगा। तो अब क्या होगा, यही फार्मूला है यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और क्या होगा W/Q। अब चार्ज एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, W एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और चार्ज यानी जाउल्स पर कूलम यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो इस फार्मूले को आगे से आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। W को हम अलग लिख देते हैं, वर्क डन एनर्जी है, और QV। इसको इस तरफ लेके चले जाएं तो यह हो जाएगा QV। यहाँ पे अगर हम इन दोनों साइड्स को हम T पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास पावर बन जाती है जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हम T से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया पावर। ये क्या हुआ, P इज इक्वल टू Q/T, I होता है, और V ये रहेगा IB। तो पावर क्या हो जाएगी, IV। नेक्स्ट है डेफिनेशन। हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर। तो ये दोबारा से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमने अप्लाई किया तो इसमें से जो करंट, जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे पावर डेसिपेट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे जब करंट इस रेजिस्टेंस से गुजरता है, टाइम इक्वल टू T, इस टाइम T के लिए जब करंट यहाँ से पास करता है तो यहाँ पे वर्क होता है, और वर्क कितने टाइम के लिए होता है, टाइम T के लिए, T टाइम तक वर्क यहाँ पे होता है। तो ये जो पावर है यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी यहाँ से चार्ज को इस रेजिस्टेंस से गुजारते हुए जो यहाँ पे वर्क होता है, T टाइम के लिए जो वर्क यहाँ पे होता है, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो है P इज इक्वल टू IB, यानी करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया हुआ है एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ये I करंट फ्लो हो रहा है टाइम T के लिए। यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके क्रॉस अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट और इसमें से गुजरने वाला करंट हो 1 एम्पियर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट। तो ये 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट, तो इसको हम कहेंगे वोल्ट एम्पेयर। ये इक्वल होगा 1 वाट के, इक्वल टू 1 वाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर, जो पावर के यूनिट्स वाट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर में वाट किसके इक्वल होता है, वोल्ट एम्पेयर के बराबर होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पेयर। वन वाट छोटी यूनिट है। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो लार्जर यूनिट्स हैं वो 1000 वाट्स हैं, जिसको हम कहते हैं 1 किलोवाट्स। 1 किलोवाट्स 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट, जो कि होती है 10 टू पावर 3 वाट के बराबर। और इसी तरह मेगावाट, 1 मेगावाट
1 MW इज इक्वल टू वाट्स, और ये 10⁶ वाट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का जो बेसिक फार्मूला आया है वो है P इज इक्वल टू आई वी। यहाँ पे V की जगह हम यूज़ कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ से। तो हम यहाँ पुट करेंगे P इज इक्वल टू आई इंटू आई आर। तो पावर हमारे पास पहले हमारे पास वोल्ट और करंट की टर्म्स में थी, अब यहाँ पे हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में आ जाएगी I²R। और इसी तरह अगर हम यहाँ से इसको चेंज करें I इज इक्वल टू V/R, इस रिलेशन के अंदर हम ये पुट कर लेते हैं। पहला रिलेशन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू V/R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। तो P इज इक्वल टू V²/R² मल्टीप्लाइड बाई R। ये कट जाएगा तो ये बनेगा P इज इक्वल टू V²/R। तो ये है थर्ड रिलेशन, थर्ड एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट। तो ये सारे इक्विवेलेंट है, यानी अगर आपके पास तीन जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R, इनमें से कोई से भी आपके पास दो हों, ये दो हों, ये दो हों, या ये दो हों, तो किसी कोई भी आपके पास दो क्वांटिटीज आपको पता हो तो आप इलेक्ट्रिकल पावर उससे निकाल सकते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं इन तीनों फार्मूलाज की मदद से। अगर आपने एक वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, दैट इज V, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो आप इस रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी डिसिपेटेड फार्मूला इन्हीं फार्मूलाज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी, और ये पावर किसके बराबर होती है, PW/T इज इक्वल टू आई वी। और यहाँ पे एनर्जी के लिए आप इसको यहाँ पे रख दें, आई वी इज आई मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर तो करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी फार्मूला। तो सिंपली आपने करंट और वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है और टाइम से मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो आपके पास जूल्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी जो इस रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो रही है, डेसिपेट हो रही है। लेकिन अगर करंट वेरिएबल हो तो फिर ये सिंपल इस तरह से एक्ट नहीं करेगा, फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको इसका इंटीग्रल लेना होगा। तो यहाँ पे हम W एनर्जी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसको हम इसकी जगह या तो IV यूज़ करें या I²R यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई T। तो या फिर हम V²/R मल्टीप्लाइड बाई T, कोई भी फार्मूला यूज़ करें इन तीनों में से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी जो कि रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट हो रही है टाइम T की। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, ये कांस्टेंट करंट है, और टाइम जो है T इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो हम इसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं कि ये इसकी एनर्जी कितनी है। अगर ये हम फाइंड करेंगे W इज इक्वल टू VIV, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 IVT, W इज इक्वल टू I करंट है 2 एम्पेयर, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, ये 240 जूल्स आ जाएगा।
इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास ओहम यहाँ पे रेजिस्टेंस दी हुई हो तो आप तब भी फिर आपको करंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मदद से भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी जाउज एनर्जी यहाँ पे डेसिपेट हो रही है। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और ये रेजिस्टेंस सपोज के 2 ओहम की रेजिस्टेंस है और यहाँ से जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वो है I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। टाइम t कितना है? अभी हम करंट को यूज़ नहीं करेंगे, हम वोल्ट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन टाइम हम 10 सेकंड रख लेते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास इसको छोड़ दें, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो और रेजिस्टेंस हो और टाइम हो तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस के अंदर कितनी डेसिपेट हो रही है, और ये होगी V² अपॉन R। टूटी तो कितनी एनर्जी होगी? V² होगा 12 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 2 ओम है मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड्स। तो ये क्या बनेगा? V² 144 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो ये होगा 720 जूल्स। 720 जूल्स ऑफ एनर्जी डेसिपेट होगी रेजिस्टेंस के अंदर अगर हमने 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है एक 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस और सर्किट को हमने जस्ट 10 सेकंड के लिए ऑन किया है। 720 जूल्स एनर्जी इस रेजिस्टेंस के अंदर डेसिपेट होगी। अगर ये जो फार्मूला से ये सिंपली इसी तरह यूज़ करने हैं, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा मसला तब पैदा हो जाता है जब करंट कांस्टेंट ना हो, करंट वेरिएबल हो। तो तब हम क्या करते हैं, अगर करंट कांस्टेंट ना हो तो हम ये जो फार्मूला है इसको इस तरह से नहीं लिखते, W इज इक्वल टू IVT ऐसे नहीं लिखते, फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं DW इज इक्वल टू IVDT और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे DW IVDT, ये इंटीग्रेशन इसकी कर लेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो तब हमारे पास इसका जो आएगा, जो आंसर आएगा, जो फार्मूला आएगा उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगी। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसे एज ए इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता रहे हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में ये एग्जांपल में भी नहीं जा रहे। तो आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ कांस्टेंट करंट दिया हुआ है। अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं प्रॉब्लम आते हैं तो आगे हम देखेंगे, तो फिर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि वेरिएबल करंट को किस तरह से डील करना है। SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। W/T पावर होता है और ये होता है IV के बराबर। IV वाट है। अगर हम यानी एनर्जी को सिर्फ यूनिट्स फाइंड करना चाहते हैं तो T को इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये IV मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक स्मॉलर यूनिट से वाट्स, ये IV वाट होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये पावर है, और ये है टाइम सेकंड। वाट सेकंड एक छोटी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसकी बड़ी यूनिट इस्तेमाल होती हैं किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट्स और मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। तो 1 आवर अगर आप इसको जूल्स में फाइंड करना चाहें तो इसको एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको वाट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास किलोवाट आवर इक्विवेलेंट आ जाएगा जूल्स के। तो 1000 वाट से 1 किलोवाट आवर होगा तो 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे के अंदर। तो आपके पास एनर्जी का जो आएगा 1 किलोवाट आवर का इक्विवेलेंट जूल्स में, वो आ जाएगा 36 और आगे एक कितने ज़ीरो से
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इतने जाउल्स एनर्जी हो तो ये इक्वलेंट होती है 1 किलोवाट आवर के। इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं 10⁶। हम एक तरफ इसको यहाँ से घुमा के यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁶ जाउल्स जो एनर्जी होती है ये इक्वलेंट होगी 1 किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अमूमी तौर पर जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो किलोवाट आवर्स ही यूज़ होते हैं। इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक लोड हो, आपके पास एक लोड हो, ये मिसाल के तौर पर लोड है और ये लोड कितनी एनर्जी कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, कितनी पावर लेता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। और इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की हो इसके अक्रॉस और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और टाइम क्या है 1 घंटा, 1 आवर। यानी 1000 वाट की अप्लायंस हो और वो 1 घंटे तक के लिए चले तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। इसको फिर से देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास घरों में आयरन यूज़ होती है, इस्त्री जिसे कहते हैं। अगर इस्त्री 1000 की हो या हीटर हो, उसके ऊपर वाटेज लिखी होती है, तो ये वाट अगर फॉर एग्जांपल 1000 की है और इसको आप 1 घंटे तक चलाएं, 1 घंटे तक, 1 आवर तक, तो उस वक्त जो ये एनर्जी कंज्यूम करेगी वो एनर्जी कितनी होगी 1 वाट आवर। और आपका उस वक्त जो मीटर है उसका एक नंबर चेंज हो जाएगा, यानी 1 यूनिट गिर जाएगा, 1 यूनिट। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स हैं, जो वाट मीटर, जो पावर मीटर जो घरों में लगे होते हैं, वो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट काउंट करते हैं, 1 यूनिट। जब आपके घर की बिजली इतनी कंज्यूम हो जाती है तो 1 यूनिट गिरा देते हैं और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस आती है वो 1 यूनिट के अगेंस्ट आती है। यानी आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट्स, तो वो यूनिट्स क्या होते हैं, वो 1 किलोवाट आवर होता है। और किसके इक्विवेलेंट होता है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि 1000 वाट की अप्लायंस हो, 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट गिर जाएगा। तो अगर 500 वाट की चीज़ हो तो वो 2 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट गिरेगा। इसी तरह अगर 200 वाट की अप्लायंस हो और वो 5 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट आपका गिरा देगी। तो आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना सकते हैं इस तरीके से। अपने घर का लोड कैलकुलेट करें, उसकी टाइम कैलकुलेट करें, कितने टाइम तक आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो आप आसानी के साथ आप अपने घर का बिल खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसके साथ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ ए पावर सप्लाई हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।